नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद और लेकर के हाजिर हम नेशन एट 9, जिसमें हम बात करते हैं देश भर की खबरों की। पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की तमाम बड़ी खबरें होंगी इस बुलेटिन में। साथ ही साथ हर प्रदेश की बड़ी खबर पर भी नजर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो चारुल, क्या है आज की पहली बड़ी खबर? चलिए सबसे पहले बात करेंगे जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के भारत दौरे की। जापानी पीएम के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। इससे पहले दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई में हिरोशिमा में होने वाली G7 मीटिंग में भाग लेने का न्योता दिया। बातचीत के बाद साझा बयान में पीएम मोदी ने कहा कि भारत जापान साझेदारी को मजबूत बनाना दोनों देशों के लिए अहम है और इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर और दूसरी जरूरी तकनीक साझा करने पर विस्तार से बातचीत हुई है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर भी दोनों देश आगे बढ़े रहे हैं। जापान के पीएम ने कहा कि नई दिल्ली के साथ टोक्यो का आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ रहा है और इससे दोनों देशों को फायदा होगा। इसके बाद दोनों नेताओं ने बुद्ध जयंती पार्क का दौरा किया। यहां उन्होंने गोलगप्पे खाए और लस्सी भी बनाते हुए देखा गया। और अगली खबर दिल्ली से, जहां आज पीएम मोदी गुजरात के सांसदों के साथ पीएम आवास में बैठक करेंगे और ये बैठक शाम तकरीबन 6:30 बजे आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक के लिए गुजरात के सभी सांसदों को डिनर के लिए आमंत्रित किया है। इस डिनर बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत गुजरात बीजेपी के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। वहीं गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। अगली खबर संसद की कार्यवाही को लेकर है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से संसद की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही लगातार स्थगित होती रही है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लोकसभा में लंदन में दिए गए भाषण पर सफाई देंगे, जिसके लिए राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है और सदन में बोलने की अनुमति मांगी है। अपने पत्र के जरिए उन्होंने लोकसभा स्पीकर से आग्रह किया कि उन्हें ब्रिटेन में दिए गए उनके बयान को लेकर सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि वो सदन में बोलना चाहते हैं। बता दें कि राहुल के लंदन में दिए गए बयान पर बीजेपी उनसे लगातार माफी की मांग कर रही है। इस पर राहुल पार्लियामेंट को विदेशी मामलों की कंसल्टेटिव कमेटी के सामने कह चुके हैं। उन्होंने भारत का अपमान नहीं किया है। और वहीं अगली खबर भी दिल्ली से, जहां आज सुबह 10 बजे संसद सत्र को लेकर विपक्षी दलों की बैठक होगी और ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में होगी, जहां विपक्षी पार्टियां अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी से जांच कराने को लेकर रणनीति बनाएंगी। आपको बता दें कि बीते सोमवार को लगातार छठे दिन संसद के दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में अभी तक एक भी दिन कामकाज नहीं हो पाया है। बीजेपी और विपक्ष दोनों के हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही। बीजेपी के नेता इस बात पर अड़े हैं कि राहुल गांधी लंदन में दिए गए अपने बयान पर माफी मांगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां अदानी और हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी बनाने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां मई में चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनावी सभा का आगाज किया है। बेलगावी में कांग्रेस ने युवा क्रांति समागम का शुभारंभ किया और इस मौके पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। कर्नाटक की सरकार कर्नाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। राज्य में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, चाहे कोई भी डिग्री ले लो। साथ ही उन्होंने कहा कि ये देश किसी का नहीं है, अडानी का नहीं है। उन्होंने कहा कि देश गरीबों और किसानों का है। साथ ही राहुल गांधी ने ऐलान किया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर SC रिजर्वेशन को 15 से बढ़ाकर 17% कर दिया जाएगा। ST रिजर्वेशन को 3 से बढ़ाकर 7% कर दिया जाएगा और 3 साल तक सभी ग्रेजुएट को 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। बता दें कि मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगली खबर गुजरात से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सूरत की अदालत
23 मार्च को फैसला सुनाएगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि फैसला सुनाए जाते वक्त कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसको लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुण्येश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का नाम घटाया है, उनका मान घटाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच.एम. वर्मा की अदालत ने बीते शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है। अगली खबर आर्य समाज के स्थापना दिवस को लेकर है, जहां पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आर्य समाज का 148वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अमित शाह शामिल होंगे। आपको बता दें कि आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद की जयंती मनाई जाएगी। वहीं अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम रखे गए हैं। और एक और अहम खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। उधर सोमवार को कोर्ट ने सीबीआई को फिर सिसोदिया की 14 दिन की रिमांड बढ़ा दी है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने उन्हें 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई और ईडी दोनों ही शराब नीति केस की जांच कर रही है। ईडी ने सोमवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था और वहीं स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने 3 अप्रैल तक कस्टडी बढ़ाने के बाद कहा कि सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च यानी कि आज होगी। इस दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा था कि एलजी ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है और अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा की एनालिसिस कर रही है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर आज दिल्ली विधानसभा में बजट पेश नहीं होगा। आप पार्टी ने कल एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र ने विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। केजरीवाल ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में बजट पेश होने से एक दिन पहले केंद्र ने इस पर रोक लगा दी। सीएम केजरीवाल ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कल से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलने वाली है। ये सीधी सीधी गुंडागर्दी चल रही है। दिल्ली के वित्त मंत्री ने बयान जारी कर बताया कि मौजूदा केजरीवाल सरकार को बजट पेश करने से रोका जा रहा है और आज निर्धारित तिथि 21 मार्च को दिल्ली सरकार का बजट पेश नहीं होगा। तो देखा जाए तो बजट पर गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार में ठन गई है। और अगली अहम खबर भी दिल्ली से, जहां तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को आज ईडी दफ्तर में पेश होना है। बताने की दिल्ली शराब घोटाले में 100 करोड़ की कथित रिश्वत लेन देन में के कविता पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताने की जेल में बंद व्यवसायी अरुण पिल्लई, जिसने दक्षिण समूह का दिल्ली सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व किया था, इस समूह पर 100 करोड़ शराब के लाइसेंस के एवज में 100 करोड़ घूस देने का आरोप है। इन रुपयों का गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं के कविता का कहना है कि 2 मार्च को एक पोस्टर जारी करने वाले थे जिसमें विपक्ष के 18 दल शामिल होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही ईडी ने मुझे 9 मार्च को समन भेज दिया। ये विपक्ष की आवाज दबाने की केंद्र सरकार की कवायद है। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को धमकी देने का मामला सामने आया है, जिससे सूबे की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। अमृता फडणवीस ब्लैकमेल मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपी महिला अनीक्षा के पति अनिल जय सिंघानी को गुजरात के गोधरा से गिरफ्तार किया। 72 घंटे तक ये पुलिस के साथ लुका छिपी के खेल के बाद आखिरकार अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया। अनिल जय सिंघानी की गिनती देश के टॉप क्रिकेट बुकी के रूप में होती है, जिसके खिलाफ देश के कई राज्यों में 17 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। आपको बता दें कि अनिल जय सिंघानी पिछले 5 साल से भी ज्यादा वक्त से भगोड़ा था, लेकिन अमृता फडणवीस को ब्लॉक करने के मामले में मुंबई पुलिस हरकत में आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरों में रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का, जहां अयोध्या में राम जन्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बताने कि आज से लेकर के 30 मार्च तक यहां राम जन्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर महोत्सव का आधिकारिक पोस्टर जारी किया है। महोत्सव में रन फॉर राम मैराथन दौड़, कुश्ती, कबड्डी, नौका दौड़, तलवारबाजी और साइकिल दौड़ सहित खेल प्रतियोगिताएं होंगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है और वहीं मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या ही नहीं देश के हर संत महंत खुश हैं।
अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी दोपहर 2 बजे के करीब पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां वो अधिकारियों के साथ विकास कार्य की समीक्षा के लिए मंडलीय बैठक भी करेंगे। गोंडा समेत देवी पाटन मंडल के 4 जिलों के ऑफिसर्स के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे और विकास योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर है पंजाब से, जहां वारिस पंजाब के मुखिया अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह भेष बदलकर विदेश भाग सकता है। इसको देखते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अमृतपाल सिंह की पगड़ी के साथ और पगड़ी के बिना तस्वीरों सहित जरूरी इनपुट फील्ड इकाइयों को भेजे गए हैं और वहीं गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल को सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। आपको बता दें कि मुक्तसर में अमृतपाल सिंह के 11 समर्थकों को जिला पुलिस ने हिरासत में लिया है। कट्टरपंथी अमृतपाल के खिलाफ पंजाब पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा के लिहाज से पंजाब के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सभी मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवाओं को आज दोपहर 12 बजे तक निलंबित कर दिया गया है। अगली खबर भी पंजाब से है, जहां शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने भगोड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की अब तक गिरफ्तारी न होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। हरसिमरत कौर ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल की 50 कंपनियां और आधी पंजाब पुलिस पिछले 72 घंटे से फरार अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह कहां गया? क्या कोई पाकिस्तान से हेलीकॉप्टर आकर ले गया? ये जानबूझकर गेम खेला जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी देना चाहती हूं कि जानबूझकर कोई गेम ना खेले। और अगली खबर भारत के गौरव यात्रा ट्रेन से जुड़ी हुई है, जो कि लोगों को नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत शहरों का सफर तय कराएगी। दरअसल आज से नॉर्थ ईस्ट के लिए IRCTC की तरफ से भारत गौरव ट्रेन यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जो कि पूर्वोत्तर के 5 राज्यों का सफर कराएगी। ये ट्रेन आज से शुरू होगी और कई राज्यों को कवर करते हुए 15 दिनों का सफर पूरा करेगी। नॉर्थ ईस्ट की भारत गौरव ट्रेन गुवाहाटी, शिवसागर, असम के फुरकेटिंग और काजीरंगा, त्रिपुरा के उनाकोटी, अगरतला और उदयपुर, नागालैंड में दीमापुर और कोहिमा और मेघालय में चिरापुंजी और शिलोंग को लेकर जाएगी। आपको बता दें कि भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से 3:20 पर रवाना होगी और इस ट्रेन में सफर के दौरान रेस्टोरेंट और किचन की भी सुविधा दी गई है। बोर्ड और डीबोर्ड स्टेशन में गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर और लखनऊ रेलवे स्टेशन शामिल है। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने विधानसभा में एक बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी ने कहा कि ना उन्हें मुख्यमंत्री बनना है और ना ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। हम लोग जहां हैं खुश हैं। तेजस्वी की ताजपोशी को लेकर RJD और JDU में जारी खींचतान के बीच डिप्टी CM का ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने NDA छोड़कर महागठबंधन में आने का जो फैसला लिया है, उसके साथ सभी मजबूती से खड़े हैं। बिहार विधानसभा में डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने सोमवार को पथ निर्माण विभाग के बजट पर अपनी बात रखी और इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने विभागीय भाषण के साथ साथ छापेमारी की चर्चा करते हुए बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरी तरह से केंद्र सरकार का तोता हो गए हैं। इनके तोते अडानी और माल्या जैसे लोगों को नहीं देखते हैं। हम गरीबों को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, ये अमीरों को भगा रहे हैं। और अब खबरों में रुक करते हैं झारखंड का, जहां पर रांची में स्कूलों की प्रबंध समितियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। इस मौके पर CM सोरेन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राज्य पीछे है, खासकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में, लेकिन उनकी सरकार इस चुनौती को स्वीकार करते हुए शिक्षा को मिशन मोड में लिया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रतियोगिता के इस दौर में सरकारी स्कूलों के बच्चे किसी भी रूप में निजी स्कूलों या शहरों के बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से पीछे नहीं रहे। इसी सोच के साथ 4000 से ज्यादा स्कूलों को मॉडल बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से विकसित होने वाले उत्कृष्ट और आदर्श स्कूल की योजना इसमें एक नई कड़ी के रूप में जुड़ी है।
खबरों में रुख करते हैं राजस्थान की ओर, जहां पर उदयपुर में आज से 3 दिनों तक भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत दीर्घकालिक आर्थिक कार्य समूह की दूसरी बैठक होने जा रही है और ये कार्यक्रम फतेह सागर झील के किनारे रेडिशन ब्लू होटल में होगा, जिसमें G20 के सदस्य देश, अतिथि देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। अतिथियों का स्वागत मेवाड़ी शैली में किया जाएगा। आपको बता दें कि G20 के अंतर्गत चल रहे कामकाज में दीर्घकालिक आर्थिक कार्य समूह की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य स्थायी वित्तीय व्यवस्था करना है, जिससे वैश्विक विकास और स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके और हरित, अधिक लचीले और समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को बढ़ावा दिया जा सके। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल हिंदू राष्ट्र की मांग वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग के बारे में भारत सरकार से कहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। अब ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे साधु संत बीजेपी के समर्थक भी है, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये मांग छत्तीसगढ़ में करने की बजाय उन्हें दिल्ली में जाकर करनी चाहिए। ये केवल लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगली खबर राजस्थान से है, जहां पर जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह ने स्वावलंबन केंद्र खोला है। इसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, महिलाओं को रोजगार मिले, इसलिए उन्होंने जयपुर में इसकी शुरुआत की है, जहां पर ग्रामीण महिलाएं हर दिन आकर सिलाई का काम करेंगी और उन्हें उनके काम के मुताबिक भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहां से बने हुए प्रोडक्ट्स का दिल्ली के एक बड़े निर्यात संस्थान के माध्यम से विदेशों में भी निर्यात किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन जल्द ही ग्राम पंचायत जाहोता को एक मॉडल हेरिटेज विलेज के रूप में विकसित करेगी, जहां पर बाहर के विदेशी और स्वदेशी पर्यटक आकर घरों में बनाए हुए पेइंग गेस्ट हाउस में रुककर राजस्थानी संस्कृति का अनुभव कर सकेंगे। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां धामी 2.0 का 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के 1 साल के कार्यकाल को जश्न के तौर पर मनाने की तैयारी में है। बीजेपी ने इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाकर सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया है। साथ ही सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके साथ ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को पूरे राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने धामी सरकार के बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अपने साहस और शौर्य से रानी अवंतीबाई ने विरोधी सेनाओं को कई बार परास्त किया था, इसीलिए उनकी शौर्य गाथा अब स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएगी। और इसके अलावा रानी अवंतीबाई की जन्मस्थली मनकेड़ी के पास रानी की वीरा गाथा को बयान करते हुए स्मारक और पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे लोगों को उन बलिदान के बारे में पता चल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आजादी की लड़ाई को लेकर बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले केवल एक ही परिवार से जुड़े महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाती थी। जो पार्टी पहले 50 साल तक यहाँ पर राज करती रही है, उसने सिर्फ यही दर्शाया कि आजादी की लड़ाई में एक ही खानदान का योगदान है, वो नेहरू जी और इंदिरा जी है। मध्य प्रदेश के बाद खबरों में अब रुक करते हैं तमिलनाडु का, जहां तमिलनाडु और सौराष्ट्र को जोड़ने के लिए 17 से 26 अप्रैल तक सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने सौराष्ट्र तमिल संगम में रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र तमिल संगम तमिलनाडु गुजरात संबंधों में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने सौराष्ट्र के लोगों को शरण देने के लिए तमिलनाडु के लोगों का धन्यवाद किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गुजरात से आने वाले लोगों का तमिलनाडु के लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया। काशी तमिल संगम के समान आयोजन की योजना बनाने के लिए पीएम मोदी को भी धन्यवाद किया। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां पर सागर परिक्रमा पहल का चौथा चरण शुरू हो गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि इस पहल से फिशरमैन को काफी लाभ मिलेगा। अभी तक इस पहल के 3 चरण पूरे कर लिए गए हैं। इस पहल से देश के तटीय इलाके और मछुआरों को काफी लाभ मिलेगा। सागर परिक्रमा का उद्देश्य है मछुआरों से संबंधित मुद्दों को हल करना है। कर्नाटक में सागर परिक्रमा चरण 4 दिनों तक जारी रहेगी। कर्नाटक राज्य में सागर परिक्रमा का चौथा चरण 2 दिनों तक चलेगा। पहले दिन उत्तर कन्नड़ और दूसरे दिन उडुपी और
दक्षिण कन्नड़ को कवर किया जाएगा। आयोजन के दौरान मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, केसीसी और राज्य योजना से संबंधित प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बीमार और जरूरतमंद परिवारों की स्थिति देखते हुए आर्थिक मदद देने के लिए निर्देश दिए हैं। दरअसल कैंसर से पीड़ित एक महिला ने सीएम जगन मोहन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी। महिला का कहना था कि कई वर्षों से कैंसर से वो पीड़ित है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं है, जिसके बाद सीएम जगन मोहन ने डीएम को पीड़िता की सहायता करने के लिए निर्देश दिए। सीएम के निर्देश के बाद कलेक्टर ने इलाज के लिए महिला को 1 लाख रुपए की सहयोग राशि दी। इसके साथ ही और भी जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद मुहैया कराई गई। अगली खबर केरल से है, जहां पर तिरुवनंतपुरम में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि सीपीआईएम को पहले सार्वजनिक रूप से पूरे दलित समुदाय से किसी ऐसे व्यक्ति को सीट देने के लिए माफी मांगनी चाहिए जो समुदाय से नहीं है, लेकिन फर्जी दस्तावेज पेश कर सदस्य बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि नामांकन दाखिल करते समय ही हमारे उम्मीदवार ने असहमति जताई थी। विधायक ए राजा एससी समुदाय से संबंधित नहीं है। उधर देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत कुछ राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। एक तरफ जहां बारिश के बाद मौसम खुशनुमा है, तो वहीं किसानों के लिए बेमौसम बरसात आफत बन गई है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ घंटों में करनाल, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, खतौली, हस्तिनापुर, मेरठ, संभल आसपास के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और इसी के साथ आज भी दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 22 और 23 मार्च को दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। तो फिलहाल नेशन 9 में अभी के लिए इतना ही। मुझे और चारुल को आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।